ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। जी हाँ दोस्तों, जिगर मुरादाबादी का ये शेर बिल्कुल सटीक बैठता है उन लोगों पर जिन्होंने कभी किसी न किसी से मोहब्बत की है। और शायद ये कहना भी ठीक नहीं होगा कि मोहब्बत की है, क्योंकि मोहब्बत कोई चाहे तो कर नहीं सकता है, ये तो बस हो जाता है। दोस्तों, मैं हूं सरस आजाद और स्टोरी बॉक्स के दूसरे एपिसोड में मैं लेकर के आ गया हूं प्यार के इसी एहसास को एक्सप्लोर करने के लिए दूसरी कहानी लेकर के। आपने पिछले एपिसोड में मीठी तकरार सुना और बहुत पसंद किया। बहुत सारे लोगों ने बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स भी किए, तो ये निश्चित तौर पर हम लोगों के लिए उत्साहवर्धन का काम करता है। और उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं जो कहानी आज लेकर के आया हूं उसका शीर्षक है उफ मोहब्बत। तो दोस्तों, आइए सीधा कहानी से जुड़ते हैं और लुत्फ उठाते हैं। 90 का दशक लगभग खत्म होने की कगार पर था। लैंडलाइन टेलीफोन घर घर पहुंचने लगे थे, न सिर्फ बड़े बल्कि छोटे शहरों में भी। मैं भी अपने परास्नातक के पहले वर्ष में था। उसी दौरान हमारे घर के सामने भल्ला अंकल के मकान में एक परिवार किराए पर रहने आया। उस परिवार में एक लड़की थी जिसकी उम्र तकरीबन 25 से 26 साल रही होगी। एक शाम मैं अपने दोस्त गप्पू के साथ अपनी छत पर पतंग उड़ा रहा था। तभी गप्पू ने देखा कि वह लड़की भल्ला अंकल की छत पर टहल रही थी। वो लड़की कौन है यार? गप्पू ने पूछा। मैंने एक नजर भल्ला अंकल की छत की तरफ डाली, फिर अपनी पतंग उड़ाने में मशगूल हो गया। नई किराएदार है। ये किराएदार तो कमाल है। पता नहीं यार, मैंने गौर नहीं किया अभी तक, मैंने जवाब में कहा। तो कर लो, ध्यान मत भटकाओ यार, वरना पतंग कट जाएगी। बेहतर होगा कि पतंग कट ही जाए और भल्ला की छत पर गिर जाए। और अगर ऐसा ना हो तो तुम जानबूझकर ऐसा कर दो। और हाँ, गिराने से पहले उस पर आई लव यू जरूर लिख देना। भाग। मैंने मुस्कुराते हुए गप्पू को देखा। बहुत बकवास करते हो यार। इसमें बकवास क्या है? अगर कोई प्रेमी अपने प्रेमिका को प्यार का संदेश भेजना चाहे तो उसमें क्या बुराई है? मेरी प्रेमिका नहीं है, मैंने कहा। हालांकि अगर ऐसा हो जाए तो कैसा हो, यह सोचकर मेरा रोम रोम रोमांचित हो उठा। सोच लो, बाद में शिकायत मत करना, मैंने उसको पतंग की डोर थमाते हुए कहा। अरे यार, तुमने अच्छा इंटरेस्ट जगा दिया है। चलो देखते हैं ऐसा क्या खास है उसमें। मैं छत की रेलिंग के पास गया ताकि ठीक से उस लड़की को देख सकूं। दिखने में वह वाकई सुंदर थी। लगभग 5 फुट 2 इंच की लंबाई। उसने सलवार सूट पहन रखा था। टहलते हुए उसने भांप लिया कि मैं उसे देख रहा था। अचानक से वो रुकी और मुझे देखने लगी। मैं सकपका गया और बगले झांकने लगा। मैंने यह दिखाने की कोशिश की कि मैं उसे नहीं बल्कि इधर उधर देख रहा था। कुछ सेकंड नाटक करने के बाद स्थिति का जायजा लेने के लिए मैंने जैसे ही उसकी तरफ वापस देखा तो पाया कि वो अभी भी मेरी ओर ही देख रही थी। मुझे वाकई शर्मिंदगी का एहसास हुआ और मैंने गप्पू से पतंग की डोरी छीनते हुए कहा, इधर दो यार। उसने मुझे ताड़ते हुए देख लिया। फिर तो आधा काम हो गया। कैसे? गप्पू को घूरते हुए मैंने कहा। लड़की को पता चल गया कि तुमको उसमें इंटरेस्ट है। वो हम लोगों से बड़ी लग रही है यार। तो क्या हुआ? अनुभव हमेशा बेहतर होता है। आजकल कंपनियां भी अनुभवी लोगों को ज्यादा महत्व देती हैं। अगर उसने मेरे पापा मम्मी से शिकायत कर दी कि मैं उसे घूर रहा था तो क्या? तुम मोहब्बत में एक थप्पड़ नहीं खा सकते? इतिहास गवाह है, कोई भी प्रेमी तब तक असली प्रेमी नहीं कहलाया जब तक उसने 2-4 थप्पड़ न खा लिए हों। बकवास बंद करे यार। मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ। सोचो, अगर थप्पड़ की बजाय तुम्हें गुलाब और चुंबन मिले तो? गप्पू ने मेरी तरफ कुटिलता भरी मुस्कान से देखा। उसकी बातें सुनकर मेरे होठों पर मुस्कुराहट आ गई। गप्पू की बकवास बातें ही सही, पर उनको सुनकर मुझे उस लड़की में वास्तव में इंटरेस्ट आने लगा था। रोज शाम को मैं गप्पू के साथ अपनी छत पर पतंग उड़ाता। वो लड़की भी रोज भल्ला की छत पर अपनी शाम बिताने आती। जब भी मुमकिन होता मैं उसे नजर चुराकर देख लेता। कई बार वो ऐसा करते हुए मुझे पकड़ भी लेती। फिर मैं आसमान में उड़ रही पतंगों को गिनने का नाटक करता या झूठ ही गप्पू को इशारा करके दूर किसी छत पर कुछ दिखाने की कोशिश करता। धीरे धीरे ये एक दिनचर्या सी बन गई। लड़की को भी समझ आ गया कि मुझे उसमें इंटरेस्ट है। धीरे धीरे उसकी तरफ से भी सकारात्मक संकेत मिलने लगे। हम अपनी अपनी छतों से पड़ोसियों से नजरें बचाकर घंटों तक एक दूसरे को निहारते रहते।
एक बात जो मुझे हैरान करती थी वो ये कि उसका मुझे बिना किसी डर के देखना। यूं लगता था कि उसे किसी का भी डर नहीं था, ना अपने माता पिता का, ना भल्ला अंकल का और ना ही मेरा। मैं उस लड़की के प्रेम में गहरा गिरता जा रहा था। मेरे लिए उसके बिना एक शाम की कल्पना करना ठीक वैसा ही था जैसे पानी के बिना मछली की कल्पना। यह क्रम 1 महीने तक जारी रहा। हालांकि इस दौरान हम एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे थे। उसका रंग एकदम साफ था और लंबाई औसत। सामान्यतः वह सलवार सूट पहनती थी। अपने बालों को वो एक ऊंची पोनी में बांधती थी। उसकी आंखें नशीली थी। उससे बात करने से महरूम रहना अब मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था। मैंने तय किया, अब चाहे जो हो मुझे उससे बात करनी ही है, लेकिन इसके लिए मुझे उसका टेलीफोन नंबर चाहिए था। मेरे परिवार और भल्ला परिवार के बीच रिश्ते अच्छे नहीं थे। कारण था, कुछ समय पहले मैंने चुपके से उनकी केबल टीवी का तार जो हमारे घर के सामने से होकर गुजरता था, बीच से काटकर उसमें अपनी टीवी का तार जोड़ लिया था और मजे से केबल चैनल्स का लुत्फ उठाने लगा था। एक दिन भल्ला अंकल ने बात जान ली। उन्होंने हमारे पूरे मोहल्ले के सामने अच्छा खासा बखेड़ा खड़ा कर दिया। पापा ने पूरे मामले को समझते हुए अपना सारा गुस्सा मुझ पर निकाल दिया। उन्होंने मुझे जी भर कर धोया। बस उस दिन के बाद हमारे परिवार दुश्मन बन गए। इसी कारण मेरे और भल्ला अंकल के बेटे जगजीत, जो कि मेरा हम उम्र था, के बीच भी कोई बातचीत नहीं होती थी। ये मेरी कहानी में एक और रोड़ा था। अब न मैं भल्ला अंकल के घर जा सकता था, न ही किसी से बात कर सकता था। तो फिर मैं कैसे उस लड़की के बारे में कोई जानकारी हासिल करता? साथ ही उससे मिलना भी बेहद जरूरी हो गया था। बहुत सोच विचार के बाद मैंने उसे एक पत्र लिखा। मुझे नहीं पता जिस दिन से मैंने तुम्हें देखा है मुझे क्या हो गया है, लेकिन दिन प्रतिदिन मेरे अंदर की बेचैनी बढ़ती जा रही है। मुझे लग रहा है कि यह तब तक शांत नहीं होगी जब तक कि मैं तुमसे बात ना करूं। इसलिए या तो मुझे अपना फोन नंबर दे दो या फिर रोजाना छत पर आकर मुझे तड़पाना छोड़ दो। मैंने पत्र संक्षिप्त ही रखा। उसी शाम जब वो छत पर आई तो मैंने अपने हाथ में पकड़ रखे पत्र को हवा में लहराया। मैंने इशारों में उसे बताया कि मैं उसे ये देना चाहता था। फिर मैं नीचे उतरकर गली में आ गया और लोगों की नजर बचाकर भल्ला के घर के पीछे वाली दीवार के पास वो पत्र गिरा दिया। फिर मैं अपनी छत पर वापस आ गया। कुछ ही समय बाद मैंने उस लड़की को उसी तरफ आते हुए देखा। उसने हाथ में कुछ किताबें पकड़ रखी थी। अचानक उसके हाथों से किताबें गिर पड़ी। वो झुकी और एक एक करके सारी किताबें वापस उठा ली और वहां से चली गई। मैंने देखा कि मेरा पत्र अपनी जगह पर नहीं था। मेरी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। वापस जाने की बजाय वो आगे गली में चली गई। ये बेहद समझदारी भरा कदम था, क्योंकि अगर वह वापस जाती तो लोगों को शक हो सकता था। मेरे घर के ठीक सामने एक परचून की दुकान थी। कुछ अंकल वहां हमेशा बैठे रहते थे और आस पड़ोस की सभी घटनाओं को बड़े मजे ले लेकर सुनाते बताते थे। उनकी आंखें सीसीटीवी कैमरे की तरह काम करती थी। उनकी पैनी निगाहों से बचना बच्चों का खेल नहीं था। आधे घंटे बाद वो अपनी छत पर वापस खड़ी थी। डूबते हुए सूरज ने अपनी लालिमा पूरे आसमान पर बिखेर रखी थी। वो अपनी छत के कोने में गई और नीचे उसी जगह पर एक कागज के गोले को मुझे गिराते हुए दिखा दिया। जाहिर था कि ये उसका जवाब था। एक बार को तो मन किया कि वहीं से छलांग लगा दूं। फिर लगा कि अगर मेरे हाथ पैर टूट गए तो क्या वो मुझसे प्यार कर सकेगी? बस इसी आशंका ने मेरे इरादे बदल दिए। उसका जवाबी खत पढ़ने की बेसब्री बर्दाश्त से बाहर थी। मुझे खुद को दौड़ लगाने से रोकने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ रही थी। दांत भींचकर अपनी उत्तेजना को काबू करते हुए मैं तेजी से उसी जगह पर पहुंच गया। अपने आसपास वाले मानव रूपी सीसीटीवी कैमरों से बचते हुए मैंने उस कागज के टुकड़े को उठाया और अपने मोहल्ले के बाहर वाली मुख्य सड़क पर चला गया। धड़कते हुए दिल के साथ मैंने उस पेपर के गोले को खोला और पढ़ना शुरू किया। पता नहीं क्यों तुम मुझे इतना घूरते हो। कोई भी शरीफ लड़का ऐसा कभी नहीं करेगा, लेकिन शरीफ लड़के मुझे भी कभी भी ज्यादा पसंद नहीं रहे। तो अगर तुम सचमुच मुझसे बात करना चाहते हो तो मेरे मकान मालिक के टेलीफोन पर कॉल करो। नंबर है 800। ये नंबर मुझे पहले से ही पता था। उन दिनों लोग अपने आस पड़ोस के लोगों के टेलीफोन नंबर जुबानी याद रखते थे। उस दिन तक मैं खुद को एक अच्छा लड़का मानता था, लेकिन अचानक ही उस लड़की ने मुझे खुद को देखने का नजरिया बदल दिया था। लेकिन मुझे ये बुरा नहीं लगा। खुद को एक बैड बॉय की तरह संबोधित करना भी मुझे भा गया। शायद ऐसा ही कुछ होता है प्यार में, बुरा भी बुरा नहीं लगता। घर लौटकर मैंने खुद को आईने में अलग अलग कोणों से देखा और एक बैड बॉय के जैसे भाव लाने की कोशिश की। इसे बैड बॉय होने में भी क्या बुराई है अगर लड़कियां उसे पसंद करती रहें। घर के टेलीफोन से उसे कॉल करना संभव नहीं था। मम्मी किसी भी वक्त मेरी बात सुन सकती थी, इसलिए मैं मोहल्ले को मेन रोड से जोड़ने वाले मोड़ पर स्थित पीसीओ गया। मैंने अपने आप को केबिन के अंदर बंद कर लिया और भल्ला अंकल के टेलीफोन का नंबर डायल किया। रिसीवर भल्ला अंकल की पत्नी ने उठाया। हेलो, कौन? आवाज आई। मैं मोहित आंटी। मैंने अपना झूठा नाम बताया। अपने किराएदार को बुला दीजिए। कौन बोल रहा है? आंटी, मैं उसका मौसेरा भाई। ठीक है, 1 मिनट बुलाती हूँ।
आंटी किसे बुलाएंगी, मन ही मन मैंने सोचा और दुआ मांगी कि वो किसी और को नहीं बल्कि उस लड़की को ही बुलाएं। कुछ मिनटों बाद एक जनाना आवाज मेरे कानों में पड़ी, हेलो। मेरी दुआ सुन ली गई थी। मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी कशिश थी। हेलो, कैसी हो? मैं झोंके में बोल गया। कौन? मैं मोहित। मैं किसी मोहित को नहीं जानती। बिल्कुल जानती हो। देखिए, मुझे लगता है आपको कोई गलत फहमी है। मैं किसी मोहित शोहित को नहीं जानती। शरीफ लड़की हूं मैं। जिस तरह से उसने खुद को शरीफ बोला, मुझे यकीन हो गया कि उसने मुझे पहचान लिया था। मैं उसकी व्यंग्यपूर्ण आवाज पर मुस्कुराया। शरीफ लड़कियां सड़क से कागज उठाकर उस पर अपना टेलीफोन नंबर नहीं लिखा करती, मैंने उसकी खिंचाई करते हुए कहा। अच्छा, समझी। वैसे लड़कियों के खराब होने में हमेशा किसी न किसी लड़के का ही हाथ होता है। अच्छा, तो तुम्हारे मामले में वो लड़का कौन है? वाह जी वाह, चोर खुद पूछ रहा है कि चोरी किसने की। मुझे हंसी आ गई। तुम काफी दिलचस्प हो। दोस्ती करोगे मुझसे? दोस्ती? देखो, तुम फिर से मुझे बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हो। कैसे? अभी तुम मुझसे दोस्ती के लिए पूछ रहे हो, बाद में कहोगे कि शरीफ लड़कियों का बॉयफ्रेंड नहीं होता। मैं नहीं कहूंगा। नहीं, तुम कहोगे। लड़कों को अच्छी तरह जानती हूं मैं। अच्छा, वैसे एक शरीफ लड़की ऐसा दावा कभी नहीं करेगी। मैंने एक बार फिर से उसे उकसाते हुए कहा। वो कुछ नहीं बोली, चुप रही। मैं अपनी हंसी रोके हुए था। कोई शरीफ लड़का भी लड़कियों को छतों से घूरता नहीं है। बड़े ताव से उसने कहा। मैं ठहाका मार के हंसा। माना, तो ये तय हुआ कि हम दोनों ही शरीफ नहीं हैं। क्या हमारी दोस्ती की शुरुआत के लिए काफी नहीं है? दूसरी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। क्या तय किया फिर? मैंने फिर से पूछा। मैं सोचूंगी, तो मैं इंतजार करवाऊंगी और फिर इनकार कर दूंगी। बड़ी जालिम हो तुम तो। फिर भी पसंद हो मुझे। क्या? मेरा मतलब, मुझे तुम्हारा एटीट्यूड पसंद है। मैं बड़बड़ाया। मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता? मुझे लगता है तुम कर तो रहे हो, लेकिन मैं साफ कर दूं कि मैं उन लड़कियों में से नहीं जो लड़कों से बड़ी आसानी से पट जाती। आसान काम तो मुझे भी पसंद नहीं है। कुछ ज्यादा ही नहीं बोलते हो तुम। हाँ, मुझे भी अभी भी पता चल रहा है। मुझे एहसास हुआ कि मैं काफी देर से उससे बात कर रहा था, लेकिन उसका नाम नहीं पूछा था। फिर मैंने पूछ ही लिया। तुम्हारा नाम क्या है? लड़की दबी आवाज में हंसी। ओह, तो आखिरकार तुम्हें मेरा नाम जानने की जरूरत महसूस हो गई। कम से कम मुझे हुई तो। तुम्हें तो अभी तक मेरा नाम जानने की जरूरत महसूस नहीं हुई। लड़कियां कभी भी पहले लड़कों से उनका नाम नहीं पूछती, खासकर शरीफ लड़कियां। मैंने कहा। वो फिर से हंस पड़ी। थैंक गॉड कि तुम हंसी। क्या अब मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? बबली। बबली? वाह, कितना दिलचस्प नाम है। ये तुम्हारे व्यक्तित्व से मेल खाता है, लेकिन मोहित तुम्हारे ऊपर सूट नहीं करता। तो फिर सोनू कैसा है? सोनू खूब जचता है तुम जैसों पर अपना नाम सिर्फ इसलिए मत बदलो क्योंकि ये मुझे पसंद नहीं। मैं से बदल नहीं रहा हूँ, यही मेरा असली नाम है। तो फिर मोहित कौन है? वो मैंने झूठ बोला था। क्यों? क्योंकि बदला अंकल मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। मुझे पहली बार में ही पकड़ा नहीं जाना था। बबली हंस पड़ी। हमारी गुफ्तगू तब तक जारी रही जब तक एक आदमी बूथ के दरवाजे को जोर से खटखटाने नहीं लगा। शायद वो काफी देर से इंतजार कर रहा था। मैंने मीटर देखा तो अपना माथा पीट लिया। बिल 48 रुपए हो चुका था, मतलब मेरे 5 दिनों का जेब खर्च। एक झटके में मैंने रिसीवर फोन पर रख दिया। शायद किसी ने सही कहा है कि अगर आप अपने पैसे को आग लगाना चाहते हैं तो एक गर्लफ्रेंड ढूंढ लें। मैंने ढूंढ ली थी। बबली के साथ मेरी दोस्ती की शुरुआत हो गई थी। हर दूसरे तीसरे हम टेलीफोन पे बात कर लेते थे। जब भी मैं अपने रिश्तेदारों या दोस्तों के घर जाता तो मैं उनके लैंडलाइन का इस्तेमाल कर लेता। मैं ये जताने की कोशिश करता कि मैं दूसरे रिश्तेदारों और दोस्तों से बात कर रहा हूँ, लेकिन वास्तव में मैं बबली से बात कर रहा होता था। हमारी शामें हमारी छतों पर बीतती थी। उससे मिलने को लेकर मेरी व्याकुलता दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। भावनाएं उबाल मार रही थी मेरे अंदर। मैं बबली के नजदीक जाना चाहता था, उसका हाथ पकड़ना चाहता था और उसे बताना चाहता था कि मैं उसके लिए कितना पागल था। एक दिन जब मैं टेलीफोन पर उससे बात कर रहा था, मैंने कहा, इस तरह जीने से तो मरना बेहतर है। फिर कभी मरने के बारे में मत बोलना। कभी सोचा है मेरा क्या होगा? तो फिर मुझसे मिलो, मुझे तुम्हें अपने पास महसूस करना है। लेकिन कैसे? मुझे नहीं पता। या तो तुम मुझसे मिलो या मुझे जहर दे दो। अपनी उम्र के अन्य लड़कों की तरह जब मेरे पास अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं होते थे तो मैं हमेशा अपनी जान देने पर जोर देता था। स्वाभाविक तौर पर मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता था। हालांकि मैं बबली को इस बात का एहसास जरूर दिलाता था। तुम क्या हमेशा मुझे जहर देने को कहते रहते हो? ज्यादा मत उकसाओ, वरना मैं सच में किसी दिन दे दूंगी। अच्छा होगा, कम से कम इसी बहाने से तुमसे मुलाकात हो सकेगी।
चुप करो सोनू, तुम्हें देने से पहले मैं खुद ही इसे खा लूंगी। हम दोनों अपने अपने तरीके से अपने प्यार का इजहार कर रहे थे, लेकिन सब झूठ। आखिरकार हमने आने वाले शुक्रवार को शिवाय टॉकीज में मिलने की योजना बनाई। बबली ने कहा कि वह अपनी दोस्त के साथ आएगी। अपने ख्यालों में ही मैं सिनेमा हॉल के अंधेरे का फायदा उठाने की योजना बनाने लगा। उन ख्यालों ने ही मेरे शरीर में झुरझुरी पैदा कर दी थी। यह शुक्रवार का दिन था। 3 बजे के शो से जरा पहले ही मैं शिवाय टॉकीज पहुंच गया था। शो शुरू होने वाला ही था, लेकिन बबली का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। मैं निराश हो गया। ऐसा लगा कि वो नहीं आएगी। मैं अभी भी हॉल के बाहर ही था कि तभी 2 लड़कियां अपने चेहरे ढककर मेरे पास से गुजरी। वो हॉल में प्रवेश करने वाले आखिरी लोग थे। तभी उनमें से एक ने कहा, देर हो रही है, चलो। उसकी आवाज ने मुझे हैरान कर दिया। ये तो बबली ही थी। मेरी मुस्कुराहट फिर मेरे होठों पर वापस आ गई। मैंने उनके पीछे पीछे हॉल में प्रवेश किया। हॉल के अंधेरे में मैंने बबली का हाथ भी पकड़ा और कंधे पर भी हाथ रखा। 3 घंटे कब बीते पता ही नहीं चला। अच्छा समय क्यों इतनी जल्दी बीत जाता है। कुछ महीने और बीते। अब मैं बबली से अकेले में मिलना चाहता था, जहां हमें डिस्टर्ब करने वाला कोई ना हो। एक दिन हमें यह मौका मिल गया। गप्पू का एक दोस्त पुनीत किराए पर रहता था। गप्पू ने उससे बात करके मेरा काम कर दिया। योजना थी कि गप्पू और मैं पुनीत के कमरे पर जाएंगे। कुछ समय बाद बबली भी आएगी। फिर कुछ समय बाद गप्पू और पुनीत स्नैक्स लेने बाहर जाएंगे और लगभग आधे घंटे बाद वापस आएंगे। यही समय होगा जब मुझे और बबली को एकांत मिलेगा। ये सब योजना के अनुसार हुआ। पहली बार मैं बबली के इतना करीब था। मेरी धड़कनें बढ़ी हुई थी। मेरी उत्तेजना चरम पर थी। मेरे शरीर का अंग अंग फड़क रहा था। मैंने उसकी आंखों में देखा। वो मुझे खुद में डुबो रही थी। मैं मुस्कुराया, वो मुस्कुराई। मैंने उसकी कमर पर अपना दायां हाथ रखा। शायद उसे गुदगुदी बहुत लगती थी। मेरी उंगलियां उसकी कमर पर छूते ही वो एकदम से किसी मछली की भांति उछल पड़ी। खूब जोर से वो हंसी, इतनी जोर से कि मुझे उसकी बत्तीसी दिख गई और दिख गए उसके दोनों तरफ टूटे हुए अग्रचमणक दांत। मेरा दिल धक से बोला। उसकी हंसी अजीब लग रही थी। ध्यान से देखा तो वह उससे भी ज्यादा उम्र की महिला दिख रही थी, जितना अंदाजा मैंने उसे छत से देखकर लगाया था। बाकी के दांतों पर भी पान मसाला के दाग थे। मुझे उबकाई आने लगी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। वह मेरे और करीब आ गई और अपने होंठ मेरे होठों की तरफ बढ़ा दिए। उसकी आंखें बंद थीं, पर मेरी खुली रहीं। जैसे ही उसके होंठ खुले, एक बदबू का झोंका मेरी नाक में घुसा। मेरे होश उड़ गए। मैंने सांस ही लेना बंद कर दिया और अपनी गर्दन पीछे कर ली। उसके होंठ और आगे बढ़े। मैंने गर्दन और पीछे कर ली, किंतु उसके होंठ न रुके। मैंने भगवान को याद किया। तभी एक होठों का जोड़ा मेरे होठों को छू गया। मैं कांप गया। सारी उत्तेजना छूमंतर हो चुकी थी। अब और सांस रोकना असंभव था। फिर से बदबू के एक झोंके ने मुझे अंदर तक झकझोर दिया। कोई रास्ता न मिलते देख मैं चिल्लाया, शादी से पहले ठीक नहीं क्या? हाँ, हम बहक सकते हैं, लेकिन हम एक दूसरे से प्यार करते हैं ना? हाँ, लेकिन क्या? मुझे डर है कि कहीं तुम गर्भवती ना हो जाओ। क्या बकवास है? बबली हंसते हुए बोली। एक बार फिर से मुझे उसके टूटे हुए दांत दिख गए। मेरा मन फिर से बैठ गया। चुंबन से भी कोई गर्भवती होता है क्या? मुस्कुराते हुए उसने मुझे अपनी ओर खींचा। उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई शेरनी किसी मेमने के साथ खेल रही हो। एक बार फिर से बचने का रास्ता खोजने के लिए मैंने अपनी सबसे छोटी उंगली उठाई। क्या हुआ? लघु शंका, मैं बोला। यार क्या है ये? तुम तो किसी बच्चे की तरह बर्ताव कर रहे हो। उसने कहा और अपनी गिरफ्त ढीली कर दी। जाओ और जल्दी से वापस आओ। मैंने हिम्मत की और तेजी से चलता हुआ कमरे के बाहर निकल गया। रास्ते में मैंने गप्पू और पुनीत से मिलकर उन्हें पूरी कहानी सुनाई। पहले तो वो दोनों पेट पकड़कर हंसे, लेकिन फिर मुझे उनके साथ आने के लिए कहा। बबली के साथ इस प्रकार व्यवहार अच्छा नहीं था। मुझे शर्मिंदगी का एहसास भी हो रहा था और डर भी लग रहा था। करीब आधे घंटे बाद हम कमरे पर पहुंचे, लेकिन बबली वहां नहीं थी। मैंने राहत की सांस ली। शाम को जब मैं घर पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर मेरे होश उड़ गए। लिविंग रूम में बबली मम्मी पापा के साथ बैठी थी। 3 जोड़ी आंखें मुझ पर ऐसे तनी हुई थीं जैसे बीच में निहत्था सैनिक खड़ा हो और दुश्मन की बंदूकें उस पर तन गई हों। मेरे पेट में गजब की मरोड़ पैदा हुई। जोर की लघु शंका भी लग गई, पर कुछ भी बोलना या कहना उस वक्त न मुनासिब था और न ही मेरी हिम्मत पड़ी। क्या है ये सब? पापा बोले। एक ही बार में क्यों नहीं काट डालते तुम मेरी पूरी नाक? मैं कुछ न बोला, बस नजरें नीची कर ली। ये भाषा है तुम्हारी? इतनी बेहूदी? पापा ने एक कागज का टुकड़ा दिखाते हुए कहा। ये तो मेरा बबली को दिया हुआ पहला पत्र था।
लड़कियों को घूरने के अलावा तुम्हारी जिंदगी में कोई काम नहीं बचा ना अब। लेकिन इस खत के जवाब में इसने भी तो मुझे खत लिखा था। मैंने क्रोधित होते हुए कहा, चुप करो, कुछ नहीं सुनना मुझे। बस इस लड़की के पैर छुओ और माफी मांगो। ये नहीं हो सकता, मैंने कमरे की छत देखते हुए कहा। पापा गुस्से में खड़े हो गए और मेरे नजदीक आ गए। माफी मांगो, वो चिल्लाए। मैं नहीं मांगूंगा। मेरे मुंह से आखिरी शब्द निकला नहीं कि एक जोरदार चांटा मेरे गालों पर पड़ा। रहने दीजिए अंकल, मैंने माफ किया इनको। बस इनसे कह दीजिए छत पर आकर मुझे घूरा ना करें। मोहल्ले में वैसे ही बड़ी बदनामी हो गई है, बबली ने कहा और कमरे से बाहर निकल गई। मैं गुस्से और अपमान का घूंट पी गया। उसी वक्त न जाने कहां से गप्पू आ गया। थप्पड़ खाए गाल पर हाथ रखे हुए मैंने उसकी तरफ देखा। मेरी आंखों में उसके लिए सवाल था, क्या अब मैं सच्चा आशिक कहलाऊंगा? उसके जवाब में एक दबी हुई हंसी थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी उफ मोहब्बत। आपको कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। आपको जैसी भी लगी आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। जैसा प्यार आपने पिछली कहानी को दिखाया था वैसा ही प्यार इसे भी दिखाइए। और अगर आपको पसंद आता है तो आप अपने मित्रों के साथ, रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर करना भी मत भूलिए। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हर हफ्ते जब हम एक नई कहानी लेकर के आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाए। इसी के साथ नमस्कार।